आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 23 के बारे में। तो ये जो सैंपल पेपर है इसके अंदर हम आज केवल एमसीक्यू की बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू को हमको ज़्यादा टारगेट करना है, क्योंकि एमसीक्यू थोड़े से और चीज़ों से कठिन है ना। एमसीक्यू के अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। एमसीक्यू डायरेक्ट भी हैं, एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग वाले भी हैं और एमसीक्यू आपके पिक्चर बेस्ड भी हैं। तो इसलिए हमने एमसीक्यू जो 20 मार्क्स के आपके आएंगे उन पर ज़्यादा फोकस करते हुए ये वीडियो केवल एमसीक्यू को डेडिकेट करी है। सारे आंसर्स जो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सारे आंसर्स बोर्ड से वेरीफाइड आंसर्स हैं, ठीक है। तो उसको आप पूरा अच्छे से देखना, हमने काफी टाइम लगाया एमसीक्यू के लिए, पूरी वीडियो देखना, आपको एमसीक्यू में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम एक अच्छी स्माइल के साथ। तो चलिए आज हम आपको कराने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो के अंदर आज हम केवल और केवल सेक्शन ए की बात करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो सेक्शन ए है यहाँ पे, ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये मार्किंग स्कीम है आपके बोर्ड की, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड की मार्किंग स्कीम है जो कि 2022 और 23 के लिए है। हमारा पेपर कोड होता है 087, 80 मार्क्स का पेपर है। और पेपर की वीडियो देखने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मेरी पिछली वीडियो जो है उसके अंदर मैंने पूरी एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 23 एक्सप्लेन करा है। इस वीडियो के अंदर केवल सेक्शन ए एमसीक्यूज, जो 20 एमसीक्यू हमारे पास आने वाले हैं, केवल उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि व्हाट हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब किस चीज़ ने मदद करी थी, हेल्प करी थी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को यूनाइट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आंसर भी आपको साथ साथ दिख जाएगा। पहला आपको यहाँ पर है इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, है ना। गवर्नमेंट इन्वाइटेड टू द मदर कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन, गवर्नमेंट ने क्या इन्वाइट करा था, है ना। किस चीज़ ने इसमें से मदद करी थी? चारों ऑप्शंस आप देखो और देखकर एक बार सोचो, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पे सी सही है। क्यों? क्योंकि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज का अगर कॉलोनाइजेशन हो पाया है तो वो हो पाया है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं उसके अंदर, जैसे ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हुआ है, इन चीज़ों की वजह से ही एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर कॉलोनाइजेशन कर पाए हैं ये लोग, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। ये एमसीक्यू जो मैंने आपको भी बताया ये डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर आता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे मेरे सामने। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, कि इसमें से कौन सा न्यूज़पेपर ऐसा था जो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करा था। तो आपको पता ही है हिंदू नहीं, तो पेपर जो था, जो बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने, जो लिखे थे पेपर्स, वो थे केसरी, अंडर द हेडिंग केसरी, ठीक है। तो केसरी है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है तो उसके लिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए अलग तरह के क्वेश्चन बोर्ड देता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के देता है बोर्ड पेपर, बोर्ड एमसीक्यूज उन बच्चों के लिए जो कि विजुअली इंपेयर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि लुक एट द पिक्चर, ठीक है जी, लुक एट द पिक्चर, लुक, जी देखिए, लुक एट द पिक्चर, क्या बवाल हो रहा है, एक सेकेंड। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। आइडेंटिफाई द पेंटर, किस ये जो पिक्चर आपको दी हुई है, ये वाली पिक्चर, इस पिक्चर को बनाने वाला आखिर कौन है, ठीक है जी। तो आइए चलिए देखते हैं किसने बनाई है ये पिक्चर। ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, और लेकिन हम जानते हैं कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। ये बनाई है राजा रवि वर्मा। किसने बनाई है? राजा रवि वर्मा, ठीक है। चलिए अब जो बच्चे विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए सीधा सीधा दे रखा होगा, वहाँ पर क्वेश्चन होगा उनके लिए, अलग तरह से क्वेश्चन दिया गया है उनके यहाँ पे कि क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, ठीक है। बोर्ड बहुत ही सब बच्चों के लिए सोचकर चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद, कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है गीता गोविंद के लिए। कि गीता गोविंद के जो ऑथर हैं वो कौन रहे हैं? सब जानते हैं, जयदेव। कौन रहे हैं? जयदेव। आपको यहाँ पे आंसर दिख जाएगा जयदेव, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है जयदेव, ठीक है जी। तो ये आपको पता चल गया एमसीक्यू। नेक्स्ट में बढ़ते हैं फोर्थ एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है। देखिए फोर्थ एमसीक्यू को, यहाँ पर कुछ हमको यहाँ पर हमें अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। किस में ऑर्डर? किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब इनको हमें लाइन वाइज अरेंज करना है। ये 4 यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। पहला देखेंगे, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मार्टिन लूथर किंग्स राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, मोनाक्योज रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रेस, ठीक है। तो इसको हमें लगाना है सही ऑर्डर के अंदर। तो आप बच्चों को पता ही है सही ऑर्डर क्या है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका है,
ठीक है, पहले आएगा फोर्थ कि भाई जॉन गुटनबर्ग ने प्रेस बनाई है, उसके बाद सेकंड आएगा मार्टिन लूथर किंग ने राइटिंग्स दी हैं और उसकी राइटिंग की वजह से 95 थीसिस की वजह से आगे जाके प्रोटेस्टेंट्स का रिफॉर्मेशन हुआ है ना। और थर्ड पॉइंट फिर उसके बाद आएगा हमारे पास कि मोनेक्यो ने अपना मैसेज रीइंटरप्रेट करा है बाइबल का, और उसके बाद लास्ट आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन फिर आया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 4, 2, 3 एंड 1। ठीक है, सामने पेज नंबर भी बोर्ड लिख कर देता है, अगर आप चाहें तो वहां से वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट चीज देखेंगे, चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां है एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्रॉप्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन। कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, पहला बता रखा है कि ये वाली जो क्रॉप है ये बोथ यूज होती है एज फूडर एंड फूड, है ना। इस क्रॉप को जो होता है आपका 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होती है। और थर्ड दे रखा है ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के अंदर, मतलब ओल्ड ट्रैक्ट्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल के अंदर ये होती है। और लास्ट दे रखा है कि इसके अंदर मॉडर्न इनपुट्स यूज करे जाते हैं इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो कौन सी क्रॉप है भाई? देखो वीट फूडर की, वीट नहीं है, मेज है आपका, है ना। मतलब आप देखिए पहले समझिए कि 21 डिग्री, मैंने आपको टेबल भी बनवाई है यहाँ पर, कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में और फूडर और फूड की तरह यूज होने वाली क्रॉप वो तो मेज ही है ना। क्या है? मेज। क्या ऑप्शन आएगा फिर हमारा यहाँ? करेक्ट ऑप्शन बी, मेज। क्या आ जाएगा? ऑप्शन मेज। ठीक है, तो मेज यहाँ पे हमारा एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो आपका एक्सप्लेनेशन है अबाउट द फॉरेस्ट वो सही नहीं है ना। कौन सा डिस्क्रिप्शन फॉरेस्ट के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे डी सही नहीं है। क्या सही नहीं है? डी वाला। क्या है वो? कि परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व्ड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, है ना। परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व्ड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ये सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे मैचिंग आ गई है हमारे सामने, और मैचिंग करनी आनी चाहिए। मैचिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है बोर्ड हमेशा, है ना। तो मैचिंग एक बार ज़रूर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैचिंग, मैं आपको टाइम देता हूँ, चलिए आप अपने मन में इसकी मैचिंग करके देखो पहले, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अब आपने अंदाजन दिमाग में लगाया है मैचिंग के बारे में कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स वाले का क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स वाले का है यहाँ पे, रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या है बताइए। रिन्यूएबल रिसोर्स का सामने ही है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होती है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है आपकी मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और फिर नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं? नेशनल रिसोर्सेज बताइए। सी, रोड्स, कैनल्स एंड रेलवेज। और डी है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स, क्या होता है? ओशंस, ओशनिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहां पर सही है। क्या है? ऑप्शन ए आपका सही है। कोई दिक्कत इसके अंदर अभी तक? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीडिंग विद द टॉपिक ऑफ पावर शेयरिंग दैट वाज डन इन बेल्जियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है जो बेल्जियम में हुआ ही नहीं? तो आपका ऑप्शन सी है, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेल्जियम में ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई थी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी वो सबॉर्डिनेट नहीं होती थी, पर यहां पर लिखा हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसको पढ़कर एक बार, नेक्स्ट पढ़ के देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट बोथ। आपको पता है एजुकेशन जो होती है ना, एजुकेशन के रिगार्डिंग दोनों ही लॉज बना सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, है ना। तो दोनों ही लॉज बना सकते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 10th वाले पर आ जाते हैं। 10th वाला है हमारा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है ना। विच इज ट्रू रिगार्डिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट, विच इज ट्रू रिगार्डिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट।
विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो ऑप्शन सी आपको दिखेगा कि फेमिनिस्ट के बारे में क्या सही है। रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल इन फैमिली लाइफ एज वेल, कि ये जो मूवमेंट होती है ना फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये कोशिश करती हैं कि ये वुमेन्स की मूवमेंट होती है और ये चाहती है कि वुमेन्स को इक्वली ट्रीट करा जाए, इक्वली, ये नहीं कि वुमेन्स को सुपीरियर माना जाए, वुमेन्स को इक्वली ट्रीट करा जाए, है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए भी हर चीज़ में इक्वली ट्रीटमेंट मिल जाए उनको, इक्वल ट्रीटमेंट मिले उन्हें, लाइफ में भी, पर्सनल लॉज में भी उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, है ना, फेमिनिस्ट मूवमेंट ये चाहती हैं। देखिए नेक्स्ट आ गया, फिर से मैचिंग आ गई, देखो 2 बार मैचिंग में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है जी। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को भी पढ़कर देखिए, समय देता हूँ मैं आपको, जिसमें आप, ये आपका पॉलिटिकल पार्टी से चैप्टर है, मैचिंग आपको ये पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर से दी हुई है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से हमको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच करा गया है हमारा। भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट में है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो रीजनल पार्टी है, और मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है ना। तो इसमें हमारा करेक्ट क्या है? करेक्ट तो देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है तो उसी के बारे में करेक्ट यहाँ दिया हुआ है कि बीजेपी जो है वो एक नेशनल, क्या है बताइए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। क्या है वो? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, अब आते हैं असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपको। पहले असर्शन पढ़ेंगे, चलिए क्या पढ़ेंगे? असर्शन। देखिए असर्शन रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको हम करने वाले हैं। अब एक ही क्वेश्चन एसक्यूपी में दिया है तो बड़ा ध्यान से हम लोग इसको करेंगे, इसको बाइज्जत देंगे, पूरी इज्जत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, असर्शन पढ़िए पहले आप लोग, असर्शन देखेंगे पहले। डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो सही है। मतलब हमारा डी ऑप्शन गलत हो चुका है यहाँ पे, ए बी सी में से कुछ हो सकता है। रीजन पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है ना। तो ए और बी में से कुछ होगा, और यही रीजन है इस असर्शन का, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया फिर सामने। क्या है क्वेश्चन? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वॉज प्रैक्टिस्ड एंड फूस्टेड बाय श्रीलंकन पीपल। पता ही है आपको, बुद्धिज्म है, 70% है ना। चलो नेक्स्ट, ये देखिए डाटा का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने उठा के अब आपको। देखिए क्या है डाटा का क्वेश्चन, स्टेट के यहाँ पे कुछ बता रखा है स्टेट के बारे में। यहाँ पे उस स्टेट का पर कैपिटा इनकम भी दिया हुआ है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी दिया हुआ है, लिटरेसी रेट भी दिया हुआ है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बिहार का ज़्यादा है, लिटरेसी रेट जो है वो केरला का ज़्यादा है, और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो केरला का ज़्यादा है। और IMR तो आपको पता ही, जितना कम उतना बढ़िया। तो यहाँ केरला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चेक करते हैं क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, आइए देखिए क्वेश्चन, देखिए जरा एक बार। रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट द चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। किस स्टेट के बच्चों ने एलिमेंट्री एजुकेशन ज़्यादा ली है, बस देखिए। उसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेट अटेंडेंस रेशियो, एक बार देख लीजिए आप। उसके हिसाब से आप कहेंगे सर ये तो देखनी भी नहीं था, ये तो वैसे ऑप्शन दे देते, है ना। क्या है इसका करेक्ट आंसर? केरला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो आप, देखो कितनी मेहनत करी है CBSE ने इसमें, सारे क्वेश्चन चुन चुनकर दिए हैं। देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। एजुकेशनल अचीवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कैटेगरी देखते हैं। रूरल पॉपुलेशन में लिटरेसी क्या है भाई? मेल में 76%, फीमेल में 54%। जो आपका रूरल चिल्ड्रन में 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके बीच में क्या है? 90% और 87% है। और 10 to 12 अटेंडिंग स्कूल की जब मैं बात कर रहा हूँ कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वो 85 और 82 जा रहे हैं, तो लगभग सही है। अब देखते हैं ऑप्शंस, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, कितनी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, है ना। नॉट अटेंडिंग, भाई पहले देखो सिंपल, अटेंडिंग वाला डेटा पकड़ो आप, अटेंडिंग वाला डेटा देखिए एक बार ज़रा अच्छे से, क्वेश्चन समझिएगा पहले। अटेंडिंग वाला डेटा देखो कितना है, अटेंडिंग वाला डेटा लड़कों का 85 है, लड़कियों का 82 है। अब भाई 100% लड़कियाँ होंगी, कितने परसेंट लड़कियाँ नहीं जा रही हैं? 18% लड़कियां नहीं जा रही, कितनी नहीं जा रही? 18%। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 16 पे, MCQ खत्म होने वाले हैं, चिंता मत करो। फाइंड आउट दी ऑड वन, भाई बचपन में करते थे ना, फाइंड आउट दी ऑड वन, वही है ना। डी ऑप्शन देख रहे हैं हम अपना।
इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो। भाई यहाँ पे बाकी 3 तो अपना रोड ट्रांसपोर्ट दे दिए थे और एक दूरदर्शन दे दिया, वो तो बिल्कुल ऑड हो गया है ना, तो इसलिए हमने ऑड वन आउट वहाँ पे कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 17th क्वेश्चन पे आइए। 17th वाले पे देखिए एक बार, ये मैथ जैसा क्वेश्चन ही कर दिया इन्होंने। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इज इक्वल टू नेचर ऑफ दी, ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड किस हेडिंग के अंदर आएंगे? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटी में आएंगे, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में आएंगे, या फिर नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी में आएंगे? तो ऑप्शन ए है भाई, ये नेचर ऑफ क्या है, ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है, कि किस तरह की एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी बच्चे करते हैं, मतलब लोग कर रहे हैं। तो ये दो तरह से कैटेगराइज होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, चलो 18th क्वेश्चन देखो, ये मनी एंड क्रेडिट से क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू में मेहनत करी है बोर्ड ने इसमें। 18th क्वेश्चन देखिए पढ़कर एक बार, 1 नंबर के लिए ही है। रोहन हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस ऑन 12% इंटरेस्ट। He has to submit papers of new house and salary records to the bank. What is this process called as? है ना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उसने भाई अपने पेपर वगैरह दे दिए हैं घर के, सैलरी रिकॉर्ड दे दिया है, पेपर दिए हैं, सबमिट करें न्यू हाउस के पेपर, तो उसने क्या दिया है? इस प्रोसेस को क्या कहोगे? इसको कहोगे कोलेटरल देना। क्या कहोगे? कोलेटरल दे देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 19th क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बस थोड़ी सी मेहनत और रह गई है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी अलाउ फ्री ट्रेड, ये आपका किस चैप्टर से है? ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आंसर तो बच्चा भी दे देगा 9th क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ताली बजा दीजिए एक बार, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। ठीक है, पढ़िए एक बार। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो। रिमूवल ऑफ बैरियर बाय गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज, हैज एनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट्स, हैज लेसन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन ट्रेड। है ना, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए फर्स्ट और सेकंड करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्या है? फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट ऑप्शन है कि रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्रीज, है ना। ठीक है, चलो सारी कंपनियों को अलाउ थोड़ी करा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये हमने पूरी वीडियो कर ली है, जिसके अंदर हमने सारे एमसीक्यू जो हैं आपके 21 से 20 डिस्कस कर लिए हैं, चाहे पिक्चर बेस्ड हो, चाहे असर्शन रीजनिंग हो, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे थोड़ा अटपटा क्वेश्चन हो। तो एमसीक्यू को बहुत अच्छे से देख लेना, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है बाकियों से, पर कोई बात नहीं है, बाकियों में कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए तो जब तक पढ़ते रहिए।